क्या हाल है दोस्तों? चलो सुनो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका भी। सीए इंटरमीडिएट की रिवीजन सेशन शुरू होंगे, लेकिन रिवीजन में सिर्फ इस बार में सिर्फ सुन लो मेरी बात। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये 5 चैप्टर का रिवीजन करवाने वाला हूँ आपको, जो जिनका अटेम्प्ट दिसंबर अटेम्प्ट में है। और मई 22 वालों को तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पूरा इंटरमीडिएट मेरे हाथ में आने वाला है। अभी फिलहाल सर हम चैप्टर 2 का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। बहुत स्लो जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे, क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो और जितनी चीजें समझ समझ सकते हैं समझ करके चलते बनेंगे आगे। सुनो सर, चैप्टर 2 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या है का पता नहीं, लेकिन पिछले अटेम्प्ट में, अभी जो जुलाई 2021 का अटेम्प्ट किया, 10 या 11 मार्क का इन्होंने चैप्टर 2 से धड़ 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 क्वेश्चन पूछ लिए। और सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत स्कोर कर सकते थे, आप बहुत आराम से उसको आंसर करके स्कोर कर सकते थे। चैप्टर 2 क्या है दोस्त? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। पूरा हम समझने वाले हैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, जैसे कि ऑल्टरेशन करना हो, चेंजेस करना हो, तो क्या सीन है। सेक्शन 3 से शुरू होता है और ये खत्म होता है सेक्शन 22 पे। सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. It says that whenever a company has to be formed, you will need the minimum number of members. What is the minimum number of members, sir? In case of public company, it is minimum 7. In case of private, it is 2. And in case of one person company, sir, हम guess ही नहीं कर सकते. One person company, नाम से पता ही कैसे चलेगा. In case of one person company, it is just one person is the minimum number of members. And sir, one person company is a private company. One person company के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे. और sir, these are the minimum number of person who have to subscribe to the memorandum and we have to comply with the requirement of this act in order to form a company. A company may be formed either limited by shares or guarantee or unlimited company. जैसा मैंने आपको बताया था, a company can be of three kinds. Company can be of three kinds. It can be either limited by shares, it can be either limited by guarantee और इट कैन बी अनलिमिटेड कंपनी. सर ये आपको याद करने की बहुत जरूरत है. हाँ, 3 तरह की कंपनी हो सकते हैं जो कंपनीज एक्ट कहता है. एक लिमिटेड बाई शेयर्स हो सकते हो, एक लिमिटेड बाई गारंटी हो सकते हो, एक अनलिमिटेड कंपनी हो सकते हो. नाउ moving forward, now it says that what happens in case of a one person company में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है सर. वन पर्सन कंपनी में आपको एक नॉमिनी पर्सन का नाम बताना पड़ता है. वो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे एमओए में. मोआ क्या होता है सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एक बार अपने मुंह से बोलो, जुबान केशरी वाला मुंह से नहीं, मुंह से नॉर्मल बोलो. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, मेमोरेंडम में आपको एक नाम बताना पड़ेगा उस अदर पर्सन का जिसका आपके पास रिटन कंसेंट भी है, कि इन केस ऑफ सर वन पर्सन कंपनी में मेंबर कितने होते हैं? एक. तो अगर मैं एक वन पर्सन कंपनी का मेंबर बन गया तो डेथ पे कौन सक्सीड करेगा उस कंपनी को, वो लिखना बहुत जरूरी है. बिकॉज कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन, वो तो चलती रहेगी. तो इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और इन हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हु विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, वो नाम आपको देना पड़ेगा. तो सर अगर मैंने ओपीसी खोला तो मैं तो ऋतिक रोशन का नाम लिखता, मैं तो मेरी कंपनी ऋतिक रोशन चलाए. ऐसा नहीं सर, जिसका आप नाम लिख रहे हो, नॉमिनी बना रहे हो, उसका आपको रिटन कंसेंट भी फाइल करना पड़ेगा. रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ओपीसी along with its MOA AOA. आपको सर उस बंदे का नाम MOA AOA के साथ वो उसका रिटन कंसेंट भी आपको अटैच करना पड़ेगा. कुछ एडिशनल पॉइंट्स है सर ओपीसी से रिलेटेड. नॉमिनी जो है, एक बार अगर कोई नॉमिनी बन गया तो वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है एट एनी टाइम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. अब सर देखो, अब अगर कोई नॉमिनी बन गया तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं रमेश हूं, मैंने सुरेश को अगर मेरी कंपनी में नॉमिनी बनाया तो जरूरी नहीं है रमेश और सुरेश का बॉन्ड हमेशा नहीं रहेगा आगे शायद. तो उस केस में वो विड्रॉ भी कर सकता है अपना कंसेंट. और उसके अलावा सर विड्रॉ करने की जगह अगर मैं मेंबर हूं, अगर रमेश को लगा कि अरे मेरे को सुरेश का नाम हटाना चाहिए, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले ही गिव नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ही इंटीमेट द चेंज थ्रू द कंपनी. सर अगर शुभम एक वन पर्सन कंपनी बना रहे हैं ना, तो शुभम और वन पर्सन अलग अलग लोग हैं. वो जो कंपनी है और शुभम, वो दोनों अलग अलग लोग हैं. तो शुभम एक इंटीमेशन देगा कंपनी को कि भैया मेरे को नॉमिनी का नाम हटाना है. एंड ऑन रिसीट ऑफ सच इंटीमेशन द कंपनी विल गो एंड इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार. एंड सर चेंज ऑफ सच नेम विल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्टरेशन ऑफ एमओए. मतलब अगर आप अपने एमओए, हाँ, अगर आप अपने मेमोरेंडम में अगर नॉमिनी का नाम हटा रहे हो ना, तो उसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा. जबकि मेमोरेंडम में एक क्लॉज होता है नॉमिनी का क्लॉज, लेकिन फिर भी उसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा. उसके बाद आते हैं सर सेक्शन 3A. सेक्शन 3A क्या कहते हैं? मेंबर टू बी सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस. यूं तो सर कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर लॉ ये कहता है कि भैया तुमको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए कंपनी में, वो पता होता है. अगर आप वो मिनिमम नंबर से कम नंबर ऑफ मेंबर्स पे आ जाते हो तो आपको 6 महीने का समय देंगे. 6 महीने के अंदर अंदर वो गलती सुधार दो. मतलब सर पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना होता है? 7. अगर आप 7 से कम आ गए हो तो हम आपको 6 महीने का समय दे रहे हैं. 6 महीने के अंदर वो सुधार दो. लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी तुम बिजनेस कर रहे हो ना, तो 6 महीने के बाद वाले बिजनेस के लिए मेंबर्स तुम
हम पर्सनली लायबल हो गए, हमको कोई लेना देना नहीं है. इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट दैट इज 7 plus the company carries on business of more than 6 months while the number of members is so reduced, then the every person who is member during such time and carries on business after those 6 महीने तक तो ठीक है सर, 6 महीने के बाद जो बिजनेस कैरी कर रहा है ना एंड is cognizant of the fact that it is carrying business with less than 7 or 2 members, उसको पता है कि भैया मिनिमम 7 और मिनिमम 2 है, तो he will be severally liable for payment of the whole debt contracted during that time and may be severally sued thereafter. severally liable मतलब क्या सर, वो इकलौता पर्सनल कैपेसिटी पे लायबल हो जाएगा. ठीक है सर. उसके बाद चलते हैं सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पे. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का है सर, वैसे आपको बता दूं ये नोट जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वो टेलीग्राम चैनल मेरा इंटर का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. सेक्शन 7 क्या है सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर. जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा. सबसे पहला सर आपको आपको रजिस्ट्रार के पास, कौन से रजिस्ट्रार के पास, जिस रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस रजिस्टर्ड ऑफिस में आप उस रजिस्ट्रार के पास आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे. जैसे कि अगर मैं मुंबई में अपनी ऑफिस सेट करना चाहता हूं तो मुंबई का जो जुरिस्डिक्शन का जो रजिस्ट्रार है उसके पास मेरे को ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे. सर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं 7 डॉक्यूमेंट, सब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है सर. सुनो, पहला तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, मतलब पहला आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. कौन देगा डिक्लेरेशन सर, डिक्लेरेशन देगा या तो पर्सन नेम्ड एज in the AOA as director of the or manager or secretary or an advocate, CA, cost accountant और CS engaged in practice, engaged in formation, दोनों में से कोई भी, या तो तुम्हारा CS CA दे दे या फिर तुम्हारे डायरेक्टर्स या मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी दे दे. क्या डिक्लेरेशन देगा कि जो रिक्वायरमेंट है एक्ट का वो हमने पूरा कंप्लाई कर लिया है. तो पहला क्या था सर, MOA AOA. दूसरा क्या है, डिक्लेरेशन. कौन दे रहा है डिक्लेरेशन, कंपनी के लोग. क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट और रूल्स हमने कंप्लाई कर लिए हैं. तीसरा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल आरओ इज एस्टैब्लिश्ड. एक बार स्पीड देखो तो आप लोगों का 2x की स्पीड पे चल रहा है क्या, नहीं वो मैं 2x की स्पीड पे चला रहा हूं क्योंकि रिवीजन ऑडियो रिवीजन वीडियो है सर. सुनो, तीसरा, एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस टिल आरओ इज एस्टैब्लिश्ड. जब तक आपका आरओ नहीं एस्टैब्लिश हो जाता तब तक आपका क्या एड्रेस रहेगा. मैंने आपको क्लास में बताया था कि भैया एड्रेस जो आरओ रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस तब तक नहीं आता जब तक आपको टाइम मिलता है इनकॉर्पोरेशन के बाद भी रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने के लिए. यूं नहीं कि आपका पहले रजिस्टर्ड ऑफिस है फिर आप इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हो, नहीं, पहले आप इनकॉर्पोरेट करवाते हो फिर रजिस्टर्ड एड्रेस आता है. तो इन्होंने बोला जब तक तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं आ जाता तब तक कौन से एड्रेस पे तुमसे बात करें वो बता दो. उसके बाद रिलेटेड टू फर्स्ट डायरेक्टर्स से रिलेटेड इंटरेस्ट इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. जो फर्स्ट डायरेक्टर है मतलब क्या, जिनका एओए में आप नाम दे रहे हो, उनका किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में या फर्म्स में इंटरेस्ट जो है वो बता दो, और दूसरा उनका कंसेंट लेके हमको दे दो कि भैया वो इंटरेस्ट डायरेक्टर बनने में राजी हैं. उसके बाद आपके जो सब्सक्राइबर्स है ना, मेमोरेंडम में मैंने आपको क्लास में रिलायंस का पूरा शीट दिखाया था और मैंने उसमें बताया था कि ये सारे लोग हैं जो फर्स्ट मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स थे. अब जो पर्टिकुलर्स ऑफ नेम, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका नेशनैलिटी एंड अदर पर्टिकुलर्स वो आपको देना पड़ेगा और उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देनी पड़ेगी. ये किसका हो गया, सब्सक्राइबर का. सिमिलर टू सब्सक्राइबर यही सारी चीजें आपको फर्स्ट डायरेक्टर का भी देना पड़ेगा. उसमें एक चीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, डन नंबर, क्योंकि डायरेक्टर के पास डन नंबर होता है. तो दोस्त, मेंबर के पास डन नंबर नहीं होता है. उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सबसे लेना पड़ेगा, सब्सक्राइबर से भी और फर्स्ट डायरेक्टर से भी, कि भैया तुम पर्सनली किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए हो विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, एंड दैट यू आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफिएसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years, एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन कंटेन्स कंप्लीट ट्रू इन्फॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ. एक तो भैया तुमने पिछले 5 साल में कभी भी कन्विक्टेड नहीं हुए हो, और दूसरा जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया है ना रजिस्ट्रार को, वो आपके नॉलेज में सही है. सर ये साइन करने में लोगों की अच्छी खासी हालत खराब हो जाती है. अब आप समझ लो 7 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास. सबसे पहले मोआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. दूसरा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. डिक्लेरेशन कौन दे रहा है सर, आपका या तो डायरेक्टर्स दे रहे हैं या फिर आपके कॉस्ट अकाउंटेंट दे रहे हैं कि हमने सारा रूल्स कंप्लाई कर लिया. तीसरा आप एड्रेस बता रहे हो, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस. उसके बाद सर 2 पॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर से रिलेटेड, 1 पॉइंट सब्सक्राइबर से रिलेटेड और 1 पॉइंट सबसे रिलेटेड. फर्स्ट डायरेक्टर से रिलेटेड 2 पॉइंट का, पहला आपको देना पड़ेगा कि भैया उसके डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट कहां है और उसका रिटन कंसेंट. दूसरा पॉइंट क्या, उसका आपको नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, डिन, ये सब देनी पड़ेगी. उसके बाद सर आ जाता है जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स का आपको क्या देना पड़ेगा, आपको नेम, डिन नहीं देना पड़ेगा, सब्सक्राइबर का नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी ये सब देना पड़ेगा. और लास्ट में आपको सब लोगों का क्या देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन कि भैया मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और कंपनी भी जो आपको डॉक्यूमेंट दे रही है उसमें भी कोई गलत काम नहीं हुआ है. और मैं आपको जिंदगी भर का नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ 5 साल का बता रहा हूं कि मैंने पिछले 5 साल में कोई गलती नहीं की है, उसके पहले भले मैंने मर्डर क्यों ना किया हो. सर सुनो,
उसके बाद जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट चले लेके चले जाओगे रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार आपको देगा एक सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस दिन से तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन माना जाएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट उस दिन पे हुई थी। आरओसी शेल ऑन द बेसिस ऑफ above डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन रजिस्टर एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। वो आपको रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगी और आपको इशू करेगी। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ एक तोहफा आता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। हर कंपनी का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, वैसे कंपनी का सीआईएन होता है। ये सीआईएन क्या होगा सर, आरओसी अलॉट करेगा सीआईएन विच विल बी अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर द कंपनी एंड विच विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका सीआईएन भी इंक्लूडेड होगा। उसके बाद सर क्या हो गया, हमने रजिस्ट्रार को दे दिया, रजिस्ट्रार ने आपको सीओआई और सीओआई और सीआईएन दे दिया। अब सर कंपनी कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने दिया था ना रजिस्टर्ड ऑफिस को, रजिस्ट्रार को, आरओसी को, उसको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कॉपी रखेगा टिल हिज रिजोल्यूशन। जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेगी। लेकिन सर अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के लिए कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है या फिर आपने कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन सप्रेस किया है, यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। और सर अगर अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद if at incorporation it is proved that the company is incorporated by furnishing false information, सर अगर आपकी कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है और आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और पकड़े गए तो चलो समझ आता है 447। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है और पता चला कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया था या फिर आपने मटेरियल इन्फॉर्मेशन सप्रेस किया था, तो क्या होगा सर, सबसे पहले तो जो प्रमोटर फर्स्ट डायरेक्टर्स और जो पर्सन थे जो डिक्लेरेशन दे रहे थे वो लाइबल होंगे 447 के अंडर। अब कंपनी का क्या होगा सर, अब ट्राइब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय इट वो कंपनी का क्या क्या कर सकती है। पहला, इट विल पास ऑर्डर फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। या तो वो कंपनी के मैनेजमेंट को पूरा रेगुलेट करेगी, बोलेगी तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग फ्रॉडलेंट हो, हम लोग मैनेज करेंगे। जैसे कि सर येस बैंक की केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आके बैठ गया था येस बैंक में, बोला मैं चलाऊंगा येस बैंक, तो वैसे ही आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। पास ऑर्डर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन द एमओए इन पब्लिक इंटरेस्ट। उसके अलावा नहीं, वो नहीं तो क्या करेंगे सर, डायरेक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शेल बी अनलिमिटेड, कि भैया तुम लोग चलाओ कंपनी लेकिन तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, बोले नहीं चला सकते हम, तुम्हारा नाम ही हटा रहे हैं। या फिर ऑर्डर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देंगे, या फिर सच ऑर्डर इट में डीम फिट, मतलब सर ट्राइब्यूनल ना जो डायरेक्टर प्रमोटर फर्स्ट डायरेक्टर और जो प्रमोटर्स और जो अदर मेंबर्स थे ना उनको तो वो लायबल अंडर सेक्शन 447 कर देगा। लेकिन जो कंपनी है उसका क्या करेगा, या तो कंपनी का मैनेजमेंट रेगुलेट करेगा या फिर कंपनी का मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा, या रिमूवल फ्रॉम द नेम ऑफ रजिस्टर, या फिर उसके कंपनी का वाइंडिंग अप, या फिर सच अदर ऑर्डर इट में डीम फिट। 5 चीजें कर सकता है कौन सा ट्राइब्यूनल, अगर इनकॉर्पोरेट होने के बाद पता चला फ्रॉड है, प्रोवाइडेड दैट प्रायर टू सच ऑर्डर रीजनेबल ओओबीएच बोले तो ओ जाने जाना नहीं सर, ओओबीएच अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड टेक इनटू कंसीडरेशन ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द कंपनी, कि भाई कंपनी फ्रॉडलेंट बनी है लेकिन पता चला चैरिटी का काम कर रही है, तो वो भी एक बार कंसिडर कर लो। और सर अब मैंने आपको बता दिया था कि अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए एक फॉर्म आ गया जिसको हम कहते हैं स्पाइस, मसालेदार फॉर्म। स्पाइस फॉर्म क्या है सर, सिंपल प्रो फॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो सर स्पाइस फॉर्मेट में फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एमसीए इज नाउ सिंप्लीफाइड। थैंकफुली स्पाइस का सारा इन्होंने डिटेल आपके सिलेबस में डाला नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ 1% कंपनी, सर अब आ जाते हैं थोड़े से 1% कंपनी के बारे में बात करने के लिए। अभी तक 1% कंपनी की मैंने आपको एक ही बात बताई है कि भैया एक नॉमिनी होना चाहिए कंपनी में, एक नॉमिनी होना चाहिए कि तुम्हारे डेथ के या इनकैपेसिटी के बाद, मेंबर के डेथ या इनकैपेसिटी के बाद सक्सेसर कौन बनेगा। अब सर मेमोरेंडम जो होता है वो इंडिकेट करेगा नेम ऑफ सच नॉमिनी हु बिकम्स ओपीसी मेंबर इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। जो नॉमिनी होगा सर वो रिटन कंसेंट देगा। रिटन कंसेंट को आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा, यहां तक आपको पता है। वो विड्रॉ भी कर सकता है अपना कंसेंट, और ये भी आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर आपको उसका नाम चेंज करवाना है तो आप नोटिस दोगे कंपनी को, कंपनी जाएगी आरओसी के पास और इसको आप चेंज ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं मानोगे। अब सर सुनो दोस्त, सुनना सुनो, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। सर अब सवाल उठता है ये कि क्या फॉरेनर आके इंडिया में 1% कंपनी खोल सकते हैं, तो लॉ कहता है कि तुमको नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, मतलब कंपनी 1% कंपनी नहीं खोल सकती, एक इंडिविजुअली खोल सकता है। और सर आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिया में रहते हो कि नहीं रहते हो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, तभी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और तभी आप नॉमिनी बन सकते हो। मतलब नॉमिनी बनने के लिए और मेंबर बनने के लिए दोनों ही आपको नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दो कंडीशन है, क्या है सर बोलो एक बार, नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन। और सर रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है, वैसे तो मतलब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको क्या लिखा है, रेसिडेंट और इंडिया और अदरवाइज मतलब नहीं भी होगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन इक्वल टू 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 120 दिन से ज्यादा अगर आप रहे हो तो आपको 120 दिन या उससे ज्यादा तो आपको इंडियन सिटीजन माना जाएगा।
अब सर, अब रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, इंडियन सिटीजन तो आपको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। अब सर अगर एक बंदा है जो इंडियन सिटीजनशिप और बाहर का सिटीजनशिप दोनों होल्ड करता है, तो मेरे नॉलेज में जितना मेरे को याद है अभी तक कि सर आपको डुअल सिटीजनशिप इंडिया के साथ साथ अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका है तो आप इंडियन के तो सिटीजन हो ना, तो चलेगा आपको। अ नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट एंड द सेड पर्सन शेल नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। मतलब आप एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर भी नहीं हो सकते, एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं हो सकते। मतलब सर शुभम अगर एक कंपनी में मेंबर है तो क्या दूसरे कंपनी में नॉमिनी हो सकते हैं? हाँ, यस। शुभम एक कंपनी में मेंबर है तो क्या तीन चार कंपनी में नॉमिनी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि भैया कल को अगर सामने वाले मेंबर की डेथ हो गई तो मैं तो हर जगह एक साथ मेंबर बन जाऊंगा, जो कि अलाउड ही नहीं है। तो मैक्सिमम एक कंपनी में आप नॉमिनी हो सकते हो, एक कंपनी में मेंबर हो सकते हो। और सर वेर अ नेचुरल पर्सन, अगर 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 सुनो, अगर आप एक कंपनी में मेंबर थे, दूसरे कंपनी में नॉमिनी थे, अब दूसरे कंपनी में जहां नॉमिनी थे वहां के मेंबर की डेथ हो गई, तो आप उस कंपनी में भी बाई डिफॉल्ट मेंबर बन जाते हो। तो अब तो आप दो कंपनी में मेंबर हो गए ना। तो लॉ ने आपको बोला भाई 180 दिन के अंदर अपनी गलती सुधार देना, 180 दिन का समय दिया है तेरे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के लिए, तो फटाफट एक दूसरे बंदे को लाके मेंबर बनाना और खुद छोड़ देना एक कंपनी से। माइनर विल नॉट बी अ मेंबर और नॉमिनी इन एनी कंपनी बट ही कैन होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। माइनर ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनी दुश्मन है, दुश्मन, और है अगर दुश्मन तो जमाना कम नहीं। और सर ओपीसी का कन्वर्शन का बात करते हैं, ओपीसी कन्वर्ट हो सकता है प्राइवेट कंपनी में भी, पब्लिक कंपनी में भी। प्रोसीजर जो है वो हमारे इस मॉड्यूल में भगवान करे, भगवान के का शुक्रिया करो उन्होंने नहीं डाला है। द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन इज गिवन इन दिस रूल। लेकिन सर रूल 6 और 7 लिख दिया ना, तो मतलब उनका पूरा हक आ गया उससे सवाल पूछने का। पर सर लेट्स स्टिक टू द कंसेप्ट कंटेंट ऑफ द आईसीए विच शुड बी इनफ। ओपीसी कैनॉट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ, दो चीजें ओपीसी नहीं कर सकता सर। ओपीसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता, सच एज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। एक ही चीज एक्चुअली नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट का काम नहीं कर सकता दोस्त, समझा? तो ये सारी चीजें हैं सर, ये सारी चीजें फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, और ये सारी चीजें हैं जो आपको वन पर्सन के रिलेटेड ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है सर। वापस सेक्शन 8 सर, अगर एक चैप्टर से 11 मार्क आते हैं ना, तो उसका हर एक शब्द के आखिरी में एस लिखा है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट तो सब चीजें हैं दोस्त इस चैप्टर में। सेक्शन 8 फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। क्या है सर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट? अगर आप एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको क्लास में समझाया था। इमेजिन करो आप 12th के बाद क्या लेना चाहते हो, या तो आप कॉमर्स, आप तो या तो आप एजुकेशन में जाना चाहते हो। एजुकेशन में जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो आप कॉमर्स, आर्ट, साइंस, या फिर आप क्या करोगे? एजुकेशन ये रहा, ये सारी चीजें करोगे। उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? एजुकेशन छोड़ो, महेंद्र सिंह धोनी बनेंगे, तो आप स्पोर्ट्स में चले जाओ। और स्पोर्ट्स के अलावा आप और भी चीजें कर सकते हो, जैसे कि रिसर्च हो गया, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट या अदर ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हो सर। बेसिकली अगर आपका ऑब्जेक्ट है ये सारी चीजों में से कुछ भी करना, और वेर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी, उसकी तीन चीजें हैं, ऑब्जेक्ट ये सब में है। दूसरा, इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट टुवर्ड्स द प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी आप कमाओगे उसको अपने ऑब्जेक्ट्स में लगा दोगे। और तीसरा, आप कोई भी डिविडेंड नहीं निकालोगे कंपनी से। इंटेंट्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। अगर सीजी को लगता है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं ना, तो सीजी एक लाइसेंस इशू करेगा, और उसके बाद जो आरओसी है ना वो रजिस्टर कर, वो लिमिटेड कंपनी बन जाएगा। आरओसी जो है वो उस कंपनी को लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर करेगा। लेकिन यार एक बात ध्यान रख लो, सेक्शन 8 कंपनी में तुम लिमिटेड कंपनी हो, तुम प्राइवेट हो, फर्क नहीं पड़ता। ना तो तुमको वर्ड लिमिटेड यूज करना है, ना तो वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज करना है अपने नाम के आगे। सेक्शन 8 कंपनी को वही प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस मिलेगा जो एक लिमिटेड कंपनी को मिलता है। अब सर कहना फर्म बिकम अ मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, यस, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी में अगर कोई मेंबर है वो फर्म भी मेंबर बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है। एडिशनल पॉइंट रिलेटिंग टू सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी अपना प्रोविजन ऑफ एमओए एओए को ऑल्टर नहीं कर सकती विदाउट प्रोविजन ऑफ सेंट्रल, विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि भैया तुम अपने तुम्हारे मेमोरेंडम में तुमने जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको चेंज करवाना है तो तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से तो परमिशन लेना पड़ेगा ना। तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना एमओए या एओए चेंज करवाने जा रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एमसीक्यू में दिखेगा आपको ये क्वेश्चन दोस्त, एमसीक्यू में दिखेगा दैट सेक्शन 8 कंपनी, एक कंपनी लिख दी, उसके आगे लिमिटेड नहीं लिखे, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखे, बोले कंपनी वांट्स टू ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम, टेल अस द अप्रूवल दैट विल बी रिक्वायर्ड, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी चीजें लिखी होगी सर, आपको ध्यान रखना है। नॉट टू ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ एमओए एओए विदाउट अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मे बी कन्वर्टेड टू अदर काइंड ऑफ कंपनी ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब। जो भी कंडीशंस हम प्रिस्क्राइब करेंगे उसको कंप्लाई करने के बाद ऑल्टर कर सकते, कन्वर्ट कर सकती है। कंपनी में सुओ मोटो ऑल्सो इशू
लाइसेंस टू एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, आप एग्जिस्टिंग लाइसेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को दे सकते हो। अच्छा सुनो, जिन्होंने अभी तक यहाँ पे देखा है, यहाँ तक देखा है, ये चैनल के बारे में बहुत सारे आईपीसीसी स्टूडेंट को बना पता नहीं है, क्योंकि ये पहले लेक्चर्स है। और अगर आप मेरे को ऐसे छोटे छोटे व्यूज दोगे ना, तो शायद मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा कि अरे और वीडियो डालें और वीडियो डालें। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आया ना, एक छोटा सा काम करो, बस वीडियो को उठाओ, शेयर करो और अपने ग्रुप्स में डाल दो, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टूडेंट को पता चल जाना चाहिए कि भैया रिवीजन लेक्चर इतने सॉलिड आने वाले हैं, जिस तरीके से फाइनल के लिए बने हैं वैसे ही धीरे धीरे इंटर के लिए बन जाएगा। लेकिन सर मोटिवेशन लगता है, ठीक है, मोटिवेशन लगता है, वो तुम मेरे को लाइक और कमेंट करके दे देना। चलो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में सुओ मोटो आल्सो इशू लाइसेंस टू द एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी एंड दी प्राइवेट कंपनी, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस एंड कन्वर्जन ऑफ अ नॉर्मल कंपनी। सर अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, अब क्या नॉर्मल कंपनी बन सकते हो? नॉर्मल कंपनी बनने के लिए देखो, आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। कौन रिवोक करेगा? रिवोक मतलब सर कैंसिल। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर में रिवोक द लाइसेंस। अगर आपने दो में से कोई भी चीज की, अगर आपने कॉन्ट्रावेन किया कोई भी कंडीशन जिसके बेसिस पे आपको सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन दिया गया था, या फिर आपकी जो अफेयर्स है वो फ्रॉडलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं, या फिर इन अ मैनर वायलेटिव ऑफ दी प्रेजुडिशियल टू दी पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ये दोनों में से कहीं भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना, तो सर आपकी लाइसेंस कौन कर देगा? रिवोक, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि सर जिसने आपको बनाया वही आपको तोड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको तोड़ेगा। विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन अगेंस्ट दी company under this act, direct the company to convert its status and change its name to the word, to add the word limited or private limited as the case may be, and thereupon registrar shall register the company। मतलब भैया आपका लाइसेंस काटेगा, आपको बोलेगा भाई तू नॉर्मल कंपनी हो गया, और रजिस्ट्रार को बोलेगा भैया इसके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा ले। जहां आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है सर, आपका वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने कोई भी चीजें की, अगर आपने कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं किया या फिर आपने फ्रॉडलेंट मैनर में काम किया ना, तो आपको या तो लाइसेंस रिवोक करके आपको नॉर्मल कंपनी बना देंगे, या फिर आपका लाइसेंस रिवोक करके आपकी कंपनी वाइंड अप कर देंगे, या फिर आपका लाइसेंस रिवोक करने के बाद आपको किसी और कंपनी के साथ अमेलगमेट कर देंगे जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है। मतलब सर एक कंपनी को उठाया, दूसरी कंपनी में अमेलगमेट कर दिया, ताकि आपका काम भी चलता रहेगा और आपके पास से पावर छिन जाएगा। तो सर ब्रॉडली ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आपकी कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करती है या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करती है। तो या तो आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे और आपको नॉर्मल कंपनी बना देंगे, या फिर लाइसेंस रिवोक करके वाइंड अप कर देंगे, या फिर लाइसेंस रिवोक करने के बाद अमेलगमेशन ऑर्डर कर देंगे आपका। अब सर आपका वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन होने पे जो आपके जितने असेट्स हैं उसका क्या होगा? तो अगर सारे लाइबिलिटीज को सेटिस्फाई करने के बाद अगर कुछ असेट्स बचते हैं ना आपकी कंपनी का, तो उसको ट्रांसफर कर देंगे टू एनी अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल सर आप एक सेक्शन 8 कंपनी थे जिसका काम था हर दोपहर को बहुत सारे लोगों को गर्म खाना खिलाना। अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, तो कंपनी बंद नहीं कर सकते। अब आपका जब एक बार लाइसेंस आपका वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन हो गया ना, आपके जितने भी असेट्स हैं किसी सिमिलर नेचर ऑफ कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, या फिर सर उसको सोल्ड बेच देंगे, और जो भी उससे पैसे आएंगे उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड जो सेक्शन 224 में फॉर्म हुआ है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के, उसमें डाल देंगे। सर बेसिकली एक फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, उसमें डाल देंगे, समझ लो। सेक्शन 8 टू अमेलगमेट ओनली विद सेक्शन 8 कंपनीज फॉर सिमिलर ऑब्जेक्टिव। अगर अमेलगमेशन की बात कर रहे हो, सेक्शन 8 का ये अमेलगमेशन होगा। और पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट ये सर अमेंड हो गया है आपका। अगर नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट है तो ये अमेंड हो गया है, ध्यान रखना। आपको आप वही प्रोविजन पढ़ना जो आपके मटेरियल में है। मैंने जो प्रोविजन डाले वो नए वाले मई 22 वाले के लिए जो एप्लीकेबल है वो मटेरियल से है। क्या एप्लीकेबल है सर? If a company makes any default in complying with the requirement of the section, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 10 लाख रुपीस। कंपनी को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का फाइन लग रहा है, और हर डायरेक्टर और ऑफिसर को कितना फाइन लग रहा है? उसको लग रहा है 25,000 से 25 लाख रुपए तक का, 25,000 टू 25 लाख रुपीस। और सर सेक्शन 8 कंपनीज का कुछ एक्सेप्शन है। जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनते हो ना, तो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे एग्जेम्पशन मिलते हैं। इनमें से कुछ नीचे लिखा है सर, जैसे कि आपको जनरल मीटिंग के लिए 21 डेज की जगह 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड वाला आपको समझ नहीं आएगा सर, क्योंकि फाइनल लेवल पे वो एक्सेप्शन है। फाइनल लेवल पे तो एक्सेप्शन पढ़ के थक जाओगे। जैसे केमिस्ट्री में बोला था ना उन्होंने कोटा फैक्ट्री में कि एक्सेप्शन बहुत होते हैं, भैया हमारे में भी बहुत होते हैं, कहता कोई नहीं है। चलो सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन? एक बार आप कंपनी बन जाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर अगर एक लाइन में बोलूं ना, तो जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो मेंबर्स और कंपनीज के बीच में बहुत गैप आ जाते हैं, दोनों अलग अलग पर्सन माने जाते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम में बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेंबर बन जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है सर? जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखा हुआ है। और सर बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है
by the name contained in the memorandum, you are capable of exercising all the functions of an incorporated company and having perpetual succession with the power to hold property, sue and be sued and contract and वो सारी चीजें सर जो आपने बचपन में पढ़ी थी कंपनी की, वो सारी पावर आपके पास आ जाती है। कुछ केस लॉस सर, ये केस लॉस मेरे को अभी स्किप करने दो। ये केस लॉस का मीनिंग यही है बस इतना कि भैया दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं, उससे कोई दोनों का एक दूसरे का नाता नहीं है। अभी मेरे को स्किप करने दो सर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने को करनी है। हमने सर सेक्शन 9 कर लिया, सेक्शन 8 कर लिया, सेक्शन 7 कर लिया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन जैसे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के क्या प्रोविजन है। मेमोरेंडम के आपको मैं कुछ बेसिक प्रोविजन बता दूं सर। मेमोरेंडम जो होता है, इट इज वन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर 399 ऑफ द एक्ट। तो सर जब पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ना, तो मेमोरेंडम आपने पढ़ लिया है ऐसा मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंडीशन कंटेन्ड देयरिन। कौन सा डॉक्ट्रिन है सर? अल्ट्रावायरस की इंडोर मैनेजमेंट की कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्या डॉक्ट्रिन की बात कर रहा हूं बताता हूं, टेंशन मत लो। शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच द मनी इज यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क। सर मेमोरेंडम क्या डॉक्यूमेंट होता है मैं आपको बताता हूं। मेमोरेंडम एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का दायरा फिक्स करता है, दायरा एज इन बाउंड्रीज, कि कंपनी कितने हद तक जा सकती है। तो उसमें बेसिक चीजें रहती है कंपनी का, और सबसे बड़ा क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, की कंपनी क्या क्या कर सकती है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूं तो रिलायंस का जो मेमोरेंडम है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी कि हम तेल की बिक्री खरीदी करेंगे, तेल का कन्वर्जन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। लेकिन उन्होंने जब रिलायंस जियो लाया तो उन्होंने अपने मेमोरेंडम में चेंज करके एक ऐड करवाया पॉइंट कि हम अभी टेलीकॉम बिजनेस में भी एंटर करेंगे। अगर वो मेमोरेंडम में नहीं लिखते ना तो वो बिजनेस में एंटर नहीं कर पाते। और मेमोरेंडम में एंटर करने के लिए आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। मतलब एक तरह से सर शेयर होल्डर के पास पावर आ जाता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी कंपनी को पैसा दे रहा हूं, आज वो कंपनी साड़ियां बेचती है, कल वो कंपनी गैम्बलिंग करने लगी। अरे हद है, तुम क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो तुमको साड़ी बेचने के लिए पैसे दिया था। तो भैया इसीलिए लॉ कहता है कि मेमोरेंडम जो होता है उसमें आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, वो उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे ना तो इट विल बी कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस, नॉट दैट विल बी अल्ट्रा वायरस, बट आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें रहती है सर? सबसे पहला सर, छोड़ दो बचकानी हरकतें, अब आप सीए इंटरमीडिएट में आ गए हो, फाउंडेशन में नहीं रहे हो। इंटरमीडिएट में अपन सर लॉजिक बनाएंगे सारे, आपको क्या क्या प्रोविजन, क्या क्या क्लॉजेस आपके इसमें रहेंगे एक बार देख लो। क्या क्या क्लॉजेस इसमें रहेंगे, क्लॉजेस इसमें क्या क्या रहेंगे दोस्त। पहला क्लॉज रहेगा, एक सेकंड देख लो इन्हें, तो रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं होगी, हाँ नहीं बंद हुई, चलो। क्लॉजेस क्या क्या रहेंगे दोस्त, इसमें रहेगा सबसे पहला नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। रिक्वायरमेंट ऑफ द नेम क्लॉज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो आपको नाम नहीं देना है, लेकिन रिलायंस ऊपर ऊपर लिखेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेम ऑफ द कंपनी। उसके बाद आपको अपना स्टेट क्लॉज बताना पड़ेगा। स्टेट क्लॉज क्या होता है सर? आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, आपका एग्जैक्ट स्टेट कहां है वो बताना पड़ेगा। मतलब जैसे रिलायंस लिखेगा रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड द मैटर इंसिडेंटल देयरटू, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट्स अचीव करने के लिए और क्या क्या काम करना पड़ेगा वो भी आपको अपने मेमोरेंडम में बताना पड़ेगा। फोर्थ, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि भैया मेरी कंपनी के मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, एंड आल्सो स्टेट द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स और द अमाउंट अप टू विच द मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब या तो अगर लिमिटेड बाई शेयर्स है तो आप बता दो लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, और अगर लिमिटेड बाई गारंटी है तो जितना वो गारंटी लेते हैं उतनी लाइबिलिटी है, लेकिन आप लिख दो भैया लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इन द केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर एक कंपनी का शेयर कैपिटल है, कंपनी विद शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसको ये बताना पड़ेगा उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। और ऑथराइज शेयर कैपिटल भी ऐसा पूरा टोटल अमाउंट नहीं सर, उनको बताना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू पर शेयर्स, तो टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना है। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड विच इज ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड डिवीजन देयर ऑफ इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम अग्रीज टू सब्सक्राइब विच विल नॉट बी मोर देन लेस देन 1 शेयर। उसके बाद सर आपको ये भी बताना पड़ेगा आपके सब्सक्राइबर्स ने कितने कितने शेयर अग्री किए हैं लेने के लिए, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर दैट हैव इंडिकेटेड टू टेक। एंड सर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, लास्ट क्लॉज जो है वो सर 1 पर्सन कंपनी के केस में आता है। 1 पर्सन कंपनी के केस में आपको एक और चीज बताना पड़ता है जो है नॉमिनी, कि भैया डेथ और इनकैपेसिटी के केस में कौन नॉमिनी बनेगा ये आपको मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है। इसीलिए हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि अगर वो जिसका नाम आपने नॉमिनी में लिखा है वो नाम बदल भी जाता है ना तो भी आपको मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के अलग ही नहीं, मतलब मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा लेकिन उसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। मतलब ये जो प्रोविजन अभी हम आगे पढ़ेंगे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 6 क्लॉज क्या है सर? नेम क्लॉज,
स्टेट क्लॉज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑब्जेक्टिव पेट्रोलियम एंड टेलीकॉम, और बहुत सारे हैं सर दुनिया भर के। और उसके अलावा लाइबिलिटी की भैया मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाई शेयर्स है तो कितने, क्या अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक है, लिमिटेड बाई गारंटी है तो कितने, ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। और उसके बाद अगर हमारा 1% कंपनी है तो नेम क्या है उस 1% पर 1% नेम क्या है उस पर्सन का जो नॉमिनी पर्सन है। अब सर नेम क्लॉज के बारे में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि जो नाम आप मेमोरेंडम में लिखने वाले हो ना तो वो आइडेंटिकल होना है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से। मतलब अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो मैं रिलायंस में आई और ए को इंटरचेंज करके रिलायंस करके ऐसा, मतलब अभी क्या नाम है रिलायंस का, अभी नाम है रिलायंस का ऐसा रिलायंस। अभी मैं बोला मैं एक कंपनी बनाऊंगा जिसका नाम है रिलायंस, ये वाला रिलायंस है। अरे सबको पता है कौन सा रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो योर नेम शुड नॉट बी वेरी आइडेंटिकल विथ और टू रीजनेबली टू नियरली टू द सेम नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। और सर इट शुड नॉट बी सच दैट इट इज यूज्ड बाय द कंपनी विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग ऑन फोर्स और इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट। सर आप ऐसी चीजें नाम ऐसे यूज कर रहे हो जिससे कुछ गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, कुछ ऑफेंस है, या फिर सर अनडिजायरेबल है, अननेसेसरी, ऐसे नाम मत यूज करो। एक तो किसी को कॉपी मत करो और दूसरा किसी को अनॉय मत करो। अब सर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला अनडिजायरेबल मतलब क्या होता है, मतलब क्या सर, प्रोविजन अंडर सबसेक्शन 2 अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम व्हिच कंटेन्स, ऐसा कोई भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन जो ये इंप्रेशन देता है कि भैया तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी लोकल अथॉरिटी से पैट्रोनेज है। पैट्रोनेज मतलब तुमको वो सपोर्ट कर रही है, मतलब तुमने ऐसा लिखा मोदी जी के सेवा में फलाना कंपनी, तो मोदी जी का नाम क्यों यूज कर रहे हो भैया, तुम अपने कंपनी का नाम अपना बनाओ ना। तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के आशीर्वाद से, आशीर्वाद आटा, अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो तुम ऐसा कोई भी नाम नहीं दिखाओगे जिसके से ये इंप्रेशन आए कि तुम्हारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का हाथ है। तुमको ऐसा नाम बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। तुम ऐसा कोई भी नाम ये यूज नहीं करोगे। और नीचे जो हम लिखने वाले हैं, अगर तुमको नीचे में से कोई भी नाम यूज करना है ना तो तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या नाम है सर, वर्ड्स जैसे बोर्ड, यूनियन, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो, ये सारे वर्ड्स कौन यूज करते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद यूज करता है, या फिर वो लोग अपने कई डिपार्टमेंट्स में यूज करते हैं। आप ये सब वर्ड्स यूज करोगे ना तो लोगों को लगेगा, जनता कंफ्यूज होगी, सोचेगी अरे ये तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अभी सर भारत बैंक करके खोलोगे तो लोगों को क्या क्या लगेगा, इंडियन बैंक है ना, अगर वो बाहर वाला बंदा आके खोलेगा तो खोल सकते हैं। अब सुनो क्या क्या वर्ड है, नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, अथॉरिटी, म्युनिसिपल, पंचायत, कमीशन, अंडरटेकिंग, राष्ट्रपति, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट स्कीम, स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर ये सब नाम एक बार देख लो, एमसीक्यू में कहीं पूछ ले, एक रीड मार लो, देखो जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पीएम सीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड द लाइक्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ये सारी चीजें क्या है दोस्त, ये सारी चीजें वो चीजें हैं कि भैया तुमको अगर अपने कंपनी के नाम में ये नाम जोड़ना है ना तो तुम जोड़ो बिंदास, लेकिन एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ लो, अगर वो हाँ कहती है तो जोड़ लो। उसके अलावा the use of the word of scheme with the name of the government, state, India, भारत और any government authority in any manner, अगर आप अपने वर्ड में स्टेट, इंडिया, भारत ये सारी चीजें यूज करना चाहते हो तो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि सर बहुत बड़ा इंडिकेशन आ जाता है जैसे ही आप वर्ड इंडिया, भारत यूज करो तो। और अगर नेम इंक्लूड्स एनी इंश्योरेंस, अगर आपके नाम में इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऐसी भी चीजें आती है तो इन लोगों को जो गवर्न करती है उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इडा, उसका भी अप्रूवल लो जाके, जो जिसको कहते हैं सेक्टर रेगुलेटर। सेक्टर रेगुलेटर मतलब उस सेक्टर को जो रेगुलेट करते हैं। बैंक एक सेक्टर है, बैंक को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। इंश्योरेंस एक सेक्टर है, इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, आईआरडीए। तो उन लोगों का भी जाके अप्रूवल ले लेना, अप्रूवल लेने के बाद बिंदास यूज करने का। Now, a company may make an application to the registrar for reservation of the name set out in the application as, उसमें दो चीजें बता सकते हैं सर। अगर आपने कोई नाम सोचा, अब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आप अपना नाम भी आप रजिस्टर रिजर्व करवा सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं रिजर्व, RUN, रिजर्व यूनिक नेम। तो वो RUN फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। और आप अगर एक कंपनी बनाना चाहते हो तो उसका नाम भी आप प्रपोज कर सकते हो, या फिर अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी का आप नाम चेंज करना चाहते हो तो वो नाम भी आप जाके रिजर्व करवा सकते हो। लेकिन सर रिजर्वेशन एक लिमिट तक करवा सकते हो। अपॉन रिसिप्ट आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि भैया एक नाम मेरे को आया है, ख्याल में मेरे नाम एक आया है मंकी, मेरे मस्त नाम आया है मंकी, तो मैंने बोला मंकी नाम रखेंगे हमारी कंपनी का, तो मंकी मेरे कंपनी का नाम आया है तो मंकी नाम को मैं रिजर्व करवा सकता हूं। अब जैसे ही मेरा एप्लीकेशन जाएगा रजिस्ट्रार के पास कि भाई ये नाम रिजर्व कर दो जरा, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपॉन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार में ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फर्निश्ड रिजर्व द नेम फॉर 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल और सच अदर पीरियड। 21 डेज के लिए रिजर्व करेगा सर। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कंपनी एप्लीकेशन फाइल कर रही है ना तो वो 60 डेज के लिए रिजर्व कर सकता है। क्योंकि सोचो यार, अगर एक नया बंदा कंपनी फॉर्म करने
करने के लिए अगर रिजर्व करवा रहे हैं तो शायद वो इतना सीरियस नहीं है, शायद वो कंपनी फॉर्म ना करे। लेकिन अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी रिजर्व करवा रही है, मतलब नेचुरली वो कोशिश कर रही है नाम चेंज करने के लिए, नहीं तो इतना टाइम किसके पास है। तो लॉ ने बोला अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है ना, उसका नाम 60 डेज तक रिजर्व कर लेंगे, लेकिन अगर कोई नई कंपनी बनाने के लिए नाम यूज करना चाहते हैं तो 21 डेज के लिए रिजर्व करेंगे। Where after reservation, or also sir, the second thing is approval. The number of approvals that you need to convert your name in case of an existing company is more than how much you need to put an application for a new company. So that is why 21 days and 60 days. Where after reservation it is found that the name was applied by furnishing wrong or incorrect information, then if the company is not yet incorporated, cancel the reserved name and applicant liable for a penalty of 1 lakh rupees. अगर सर ये पता चला कि आपने नाम गलत या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देके रिजर्व करवाया है, तो एक तो आपका नाम रिजर्व कैंसिल कर देंगे और जो एप्लीकेंट था उस पर पेनल्टी लग जाएगी कितनी, 1 लाख रुपए की। ये तो तब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, लेकिन बाद में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया उस नाम के साथ, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद आपको बोलेगा भैया 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम बदल दे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। दोस्त मेरे सुन लो, वैसे तो अगर आपका नाम है और उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी और नाम में तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ऑर्डर आया है ना, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी पास कर सकते हो और नाम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा के भी नाम बदलवा सकते हो विद इन 3 मंथ्स। नाउ टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी और मेक अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी के वाइंडिंग अप का पिटीशन फाइल कर दो। यार मेरे को अभी जस्ट रियलाइज हुआ, तुम लोग जो मेरे को जानते नहीं हो वो लोग तो मेरे को, मतलब तुम लोग कैसे सुनोगे मेरे लेक्चर्स, तुमको तो पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, पर कोई बात नहीं चलेगा। सर जान जाओगे धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हो तुम। सुनो दोस्त, हाँ वैसे आपको ये स्क्रीन पे यहाँ पे इस तरफ नीचे, इस तरफ नीचे, अरे इस तरफ नीचे आपको दिख रहा है कि मेरा नाम क्या है और मेरा मैं सीए फाइनल लॉ पढ़ाता हूँ। सुनो दोस्त सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भैया अपन ना अगर अपना नेम क्लॉज क्या होगा, नेम क्लॉज एक तो रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट होगा तो तुम्हारा नाम हम हटा देंगे, तुम्हारी कंपनी का कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें बता दूं मैं आपको, एक जनरल सर्कुलर था सर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको नाम आप एम्बलेम्स एंड नेम प्रॉपर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट करके एक एक्ट था, उसके कॉन्ट्रावेंशन में नाम मत सेलेक्ट करो। अब सर आप मेमोरेंडम जब बनाते हो ना, तो मेमोरेंडम में टेबल ए बी सी डी ई जो होता है, एक शेड्यूल 1 है, आपका पूरा कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के नीचे 7 शेड्यूल है, उसमें एक शेड्यूल 1 है, उसमें बहुत सारे फॉर्म्स है, उसमें फॉर्म ए बी सी डी ई है, उस फॉर्म्स में मेमोरेंडम के फॉर्मेट्स दिए हुए, जैसे अगर आप लिस्टेड कंपनी हो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिस्टेड कंपनी सॉरी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हो, ये सबके लिए 5 कंपनीज के लिए 5 फॉर्मेट है। तो वो 5 फॉर्मेट क्या हुए दोस्त, देखो क्या 5 फॉर्मेट हुए, सुनो। आपकी कंपनीज 3 टाइप की कंपनी थी, लिमिटेड बाई शेयर्स, मैं ऐसा लिख लूं, लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड बाई शेयर्स में भी हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एनएचएससी, लिमिटेड बाई गारंटी में भी हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर आपको लग रहा है सर लिमिटेड बाई गारंटी है तो शेयर कैपिटल कैसे होगा, क्लास अटेंड करो, क्लास जो मैंने डाला है क्लास देख लो। बाकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अब सर वो 5 फॉर्म होते हैं, वो 5 फॉर्म में मेमोरेंडम का फॉर्मेट है, अगर आप वो मेमोरेंडम का फॉर्मेट यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, या फिर उसको बेसिस बना के खुद का भी फॉर्मेट बना सकते हो। और सर ये लास्ट एक पॉइंट है जो काफी बार रिपीट होती है, अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो लिमिटेड बाई गारंटी और आपकी शेयर कैपिटल नहीं है, तो जो भी आपके प्रोविजन ऐसे कुछ हो जो जिसका रीजन ये हो कि आपके जो मेंबर्स हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो प्रोविजन वॉइड होगा। दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं है अगर नहीं समझा तो, लेकिन बस ये है कि लिमिटेड बाई गारंटी अगर कंपनी होती है ना, तो उसके मेंबर्स जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते डिविजिबल प्रॉफिट में, अगर कर रहे हैं सॉरी उसके जो मेंबर्स हैं उसके अलावा कोई भी डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता, अगर कर रहे हैं तो वो प्रोविजन जो है वॉइड हो जाएगा। कमिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब अगर कोई भी चीज आप ऐसा कर रहे हो, इफ अ कंपनी इज डूइंग व्हाटएवर इज नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम एज द ऑब्जेक्ट्स और पावर इज प्रोहिबिटेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मतलब आप नहीं कर सकते सर। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस इज वॉइड एंड डज नॉट बाइंड द कंपनी। सर अगर एक कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा था कि वो रेस्टोरेंट का बिजनेस चला सकती है, तो भैया वो रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाने से जो भी उसको डेट आ रहे हैं उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं है, उसके लिए वो जो डायरेक्टर है ना जो चला रहे हैं वो पर्सनली लाइबल हो जाता है। नीदर द कंपनी नॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन sue on it, the company cannot make it valid even if the member assent to it। दोस्त अगर मेमोरेंडम में नहीं लिखा है और तुमने किया और उसके बाद शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया ना, तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भैया जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है वो तुम कर ही नहीं सकते, अल्ट्रा वायरस टू द एक्ट है। नाउ इंपॉर्टेंट केस लॉ में एक क्या है सर, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी, an act which is intra-virus to the company but outside the authority of the directors may be ratified by the company in proper form। An act which is intra-virus to the company but outside the authority of the directors may be ratified by the company। मतलब दोस्त देखो, अगर कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा है और तुमने किया, मतलब अल्ट्रा वायरस है, तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंपनी के दायरे में है, लेकिन
डायरेक्टर के अथॉरिटी के बाहर है, मतलब डायरेक्टर ऑथराइज नहीं थे, मेंबर्स करने के लिए ऑथराइज थे, तो इन दैट केस आप मेंबर्स अप्रूव करके उसको रेटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी ने मेमोरेंडम के बाहर जाके कोई एक्ट किया अल्ट्रा वायरस, तो वो तुम रेटिफाई नहीं कर सकते। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, उन्होंने एक एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच के केस में एक चीज बताई थी सर। उन्होंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम अगर आप कुछ भी कर दो ना तो वॉइड है। जैसे कि अगर आपको आपने क्लासेस ली होगी तो उसमें समझाया होगा, भैया एक रेलवे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें आपने कुछ कुछ चीजें की जो आपने फिर जनरल आपने एमओए का इंटरप्रिटेशन किया, सब चीजें थी सर। सब कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की जो मेमोरेंडम के बाहर है तो वो अल्ट्रा वायरस होगी, और अगर उसको सारे के सारे शेयर होल्डर मिलकर के भी रेटिफाई कर देना तब भी वो वैलिड नहीं होगी। लेकिन सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का जो पर्पस है ना वो पूरा डिफीट हो गया है, क्योंकि अभी आपको मेमोरेंडम चेंज करने के लिए इट इज एज इजी एज स्पेशल रेजोल्यूशन, तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया सर मेमोरेंडम के प्रोविजन। सेक्शन 4 कतई इंपॉर्टेंट है सर, एक बार अपने मुंह से बोलो सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है दोस्त? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में डिफाइंड है। इट कंटेन्स द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, इसको बाईलॉज भी कहते हैं सर। मेमोरेंडम में ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, पूरा कैसे कंपनी मैनेज करेंगे वो आर्टिकल्स में लिखा होता है। आर्टिकल्स टू इंक्लूड सच मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब, लेकिन सर अगर कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स में एडिशनल मैटर भी लिख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सर प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, a very important concept. Articles may contain provision for entrenchment to the effect that specified provision of AOA may be altered only if conditions or procedures that are more restrictive than those applicable in case of special resolution are met or complied with. मतलब सर जनरली अगर आपको आर्टिकल्स ऑल्टर करना है ना तो आपको पास करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन आप अपने आर्टिकल में डाल सकते हो प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट की भैया हमको स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रखना है हमारा आर्टिकल्स का अमेंडमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, हमको यूनानिमस रेजोल्यूशन लगेगा, मतलब 100% वोट। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा और क्रेडिटर का भी अप्रूवल लगेगा। ऐसा आप कुछ भी मोर रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन बना सकते हो, उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। AOA can contain a provision for entrenchment to the effect that specified provision of AOA may be altered with a condition which is more restrictive. Provision for entrenchment shall only be made either on the formation of the company or by an amendment in AOA to by all the members or by special resolution in case of a public company. दोस्त देखो, या तो जब आप मेंबर आर्टिकल बना रहे हो तभी आप प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डाल दो, या फिर अगर आप बाद में ऐड करवाना चाहते हो ना तो अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपको सारे मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट करवा लो। वेयर AOA कंटेन्स प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, कंपनी टू गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ सच प्रोविजन, आपको एक बताना पड़ेगा कि भैया हम प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट इंक्लूड करते हैं। एओए, अब सर जैसे मैंने आपको एमओए का फॉर्मेट बताया टेबल ABCDE, उसके बाद 5 फॉर्मेट जो है सर वो एओए का है, EFGHIJ, जैसे कि सर लिस्टेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनी का वापस से फॉर्मेट है। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करके एओए बना सकते हो बस सर, आई थिंक। अब आर्टिकल्स के साथ एक और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सर इट इज एन ऑपोजिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब क्या सर, कंपनी का जो बेसिक प्रोसीजर है जो कंपनी को कंप्लाई करना चाहिए ना, अगर कोई आउटसाइडर है तो वो ये अज्यूम करके चल सकता है कि कंपनी ने कंप्लाई कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी को बैंक से लोन लेना था और लोन लेने के लिए कंपनी ने आर्टिकल्स में एक प्रोविजन लिखा है कि भैया हमको ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो बैंक ये मान सकता है कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया क्योंकि वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले ऑपोजिट हुआ करता था सर, पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता था। मतलब क्या, पहले बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भैया तुम्हारे पास एओए है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो तुम पब्लिक डॉक्यूमेंट है तुम चेक कर लो कि एसआर चाहिए, और एसआर तुम पूछ लो कंपनी को तुमने एसआर पास किया है क्या, और मांग लो एसआर की कॉपी। लेकिन अभी उन्होंने ओनस हटा करके डाल दिया कंपनी पे, उन्होंने बोला भैया हम एक्सटर्नल पार्टी को सेव करेंगे, कंपनी तुम इनसाइडर मैटर, इनसाइड का मैटर तुमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। द डॉक्ट्रिन हेल्प प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी एंड स्टेट्स दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स एज पर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड आर एज पर द डॉक्यूमेंट्स विद द आरओसी। मतलब तुमने अगर बोला एसआर पास हो गया तो हो गया, हमको जरूरत नहीं है वो डॉक्यूमेंट की। सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डिम वर्सेस डीसीएन बोल लेने दो मेरे को। डीसीएन प्रोटेक्ट्स अ कंपनी, डीसीएन कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो पहले हुआ करता था वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता था, वर्सेस डिम प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर, अभी वो बाहर वालों को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। हमको जानने की जरूरत नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं। इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड एस्केप क्रेडिटर्स बाय डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल्स ऑन द बिहाफ। अगर सर कंपनी लोन ले लेती क्रेडिटर से और फिर बोलती अरे हमको तो पता, हम तुम हमारा जो
डायरेक्टर लिया, उसको तो अथॉरिटी नहीं थी लेने की, हमको कैसे पता चलता तुमने दिया? अब भाई क्रेडिटर की क्या गलती उसमें, उसने तो दिया कंपनी को, तो भैया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। लेकिन देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 3 एक्सेप्शन। क्या है सर? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस और फोर्जरी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मतलब आपको पता था फिर भी आपने अगर अगर आपने आउटसाइडर हो, आपको पता था स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ है, फिर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा डिम का। सेकंड, अगर आपने नेग्लिजेंस किया, मतलब थोड़ा सा और एफर्ट मार के ना आपको पता चल जाता कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास किया, लेकिन आपने बोला अरे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ना, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं है। और तीसरा फोर्जरी। सर फोर्जरी में हर चीज नल एंड वॉइड हो जाती है, एवरीथिंग बिकम्स कम्स टू नलिटी नलिटी द रूल डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन से रिलाइज अपॉन अ डॉक्यूमेंट दैट टर्न्स आउट टू बी फोर्ज, सिंस नथिंग कैन वैलिडेट फोर्जरी, अ कंपनी कैन नेवर होल्ड बाउंड बी हेल्ड बाउंड फॉर फोर्जरी कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर। अगर आपने फोर्जरी हुई है तो भैया छोड़ दो, फोर्जरी के केस में हमको नहीं पता। सेक्शन 6 एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम और आर्टिकल। मेमोरेंडम और आर्टिकल में आपको जो भी लिखना है लिख लो, लेकिन सर मेमोरेंडम और आर्टिकल अगर पापा है मम्मी है तो उसके ऊपर दादाजी है एक्ट। तो सर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एमओए एओए, या फिर कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी रेजोल्यूशन आपने पास किया, कोई भी चीज को ओवरराइड करता है एक्ट सर। एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन मेमोरेंडम, आर्टिकल, अग्रीमेंट और रेजोल्यूशन टू द एक्सटेंट टू विच इट इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब सर रिपग्नेंट मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर एक्ट का प्रोविजन का मतलब ही खत्म कर देता है, वो जो प्रोविजन है उसको वॉइड मानेंगे बेसिकली सर एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए। मतलब 4 में हमने एमओए बनाया, 5 में हमने एओए बनाया और 6 में हमने उनको गिनाया कि एक्ट ने उनको गिनाया कि भैया तुम लोगों को मैंने बनाया है तो मैं तुमसे बड़ा हूं। सेक्शन 10 सर आपने सेक्शन 7 8 9 तो पढ़ाया नहीं। हाँ 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 8 सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 9 क्या था याद करो, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अगर आप एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल बना देते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द एमओए एओए शैल बी व्हेन रजिस्टर्ड शैल बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स देयरऑफ। सर वो सिर्फ मेंबर्स को और कंपनी को आपस में बाइंड करती है, वो मेंबर्स को एक दूसरे के आपस में बाइंड नहीं करती। ऑल द मनीज पेबल बाय द मेंबर टू द कंपनी शैल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। जो सर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ने बोला होगा कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, वो पैसा सर अब बन जाता है डेट और वो पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है सर, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट देन सर? फिर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है जो मैं आपको अगला प्रोविजन पढ़ाने वाला हूं, एक सेकेंड। हाँ जी सर। हाँ जी सर, चलो नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन है दोस्त अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अगर आप अपने मेमोरेंडम में जो 6 क्लॉजेस थे उसको अल्टर करना चाहते हो, मान लो नाम बदलना चाहते हो, स्टेट बदलना चाहते हो, तो क्या प्रोविजन है दोस्त? एक कॉमन प्रोविजन है, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा। अल्टरेशन है कुछ ऐड किया, कुछ ओमिट किया या कुछ सब्सटीट्यूट किया तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का और स्पेसिफिक प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप नाम चेंज कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा, पावर डेलीगेटेड टू आरओसी, मतलब सर उन्होंने आरओसी को पावर दे दिया, आपको आरओसी का प्रायर अप्रूवल लगेगा अगर आप अपना नाम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज हम नहीं चाहते कि भैया तुम अपना नाम कुछ भी रैंडम रख रहे हो। पर सर अगर वो जो भारत, इंडिया ये सब वर्ड हम यूज ही नहीं कर रहे तो भी ना अप्रूवल लगेगा? हाँ भैया तब भी अप्रूवल लगेगा। लेकिन सर अगर आपके नाम चेंज करने में आप सिर्फ प्राइवेट वर्ड को हटा रहे हो या ऐड कर रहे हो, अगर आपने पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया तो आपको प्राइवेट नेम ऐड करना पड़ेगा, प्राइवेट वर्ड। अगर आपने पब्लिक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया तो आपको प्राइवेट वर्ड हटाना पड़ेगा, तो वो भी तो चेंज ऑफ नेम हुआ ना, तो उस केस में आपको अप्रूवल नहीं लगेगा लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा दोस्त। फाइलिंग विद द आरओसी, अ कंपनी शेल इन रिलेशन टू द ऑल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम फाइल विद आरओसी, आपको आरओसी के पास स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, अगर आपका नेम चेंज हो रहा है तो वो भी फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। मतलब सर रजिस्ट्रेशन आरओसी से ही अप्रूवल लो और आरओसी को फाइल करो कि भैया नाम चेंज कर दे। सर नाम चेंज होने के बाद वो एंटर करेगा रजिस्टर में और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, और जो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहेगा, वो नया नाम रहेगा, वो उस दिन से इफेक्ट होगा जिस दिन आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का डेट है। ये तो हो गया सर नाम चेंज का, मतलब नाम चेंज में आरओसी का अप्रूवल लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। अब सर अगर मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को आप वन स्टेट टू अनदर चेंज कर रहे हो तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। और सर द सर्टिफाइड कॉपी विल हैव टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद आरओसी फॉर ईच ऑफ द स्टेट्स। मतलब सर अगर मैं महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा हूं तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल महाराष्ट्र के आरओसी के पास भी फाइल करना पड़ेगा, गुजरात के आरओसी के पास भी फाइल करना पड़ेगा, जो उसको रजिस्टर करेंगे। अब सर रजिस्टर करने के बाद, रजिस्टर करेंगे मतलब एक जना रजिस्टर करेगा कि भैया स्टेट चेंज हो गया, दूसरा जना भी रजिस्टर करेगा स्टेट चेंज हो गया। अब सर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना है, वो कौन करेगा? जो स्टेट में मैं फाइनली जा रहा हूं, अगर मैं
महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा हूँ तो गुजरात का आरओसी मेरे को एक नेम चेंज का, एक स्टेट चेंज का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया वाला इशू करेगा. सो द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज बीइंग शिफ्टेड टू शेल इशू अ फ्रेश सीओआई इंडिकेटिंग द ऑल्टरेशन. अब सर एप्लीकेशन के बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए सरकारी काम है 200 साल चल रहा है. लॉ ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन का रिवर्ट करेगा. लेकिन ऑर्डर पास करने के बाद पहले, मतलब आपका स्टेट चेंज अप्रूव करने के पहले वो ये इंश्योर करेगा कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. पहला, आपने क्रेडिटर का या डिबेंचर होल्डर का या अदर पर्सन का कंसेंट ले लिया है. जैसे कि भैया मेरे नोट्स में आपको बता दूं, जैसे यहाँ डीएच लिखा है, अगर आपको समझ नहीं आया डीएच क्या है तो मेरा जो पहला पेज है ना नोट्स का, उसमें मैंने ग्लॉसरी बनाया है जहां पे मैंने पूरा ये लिख दिया है कि भैया डीएच मतलब क्या, डिबेंचर होल्डर. वापस आ जाते हैं मुद्दे पे. मुद्दा ये है कि भैया अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट चेंज कर रहे हो तो गवर्नमेंट का इंटेंशन ये रहता है कि कहीं तुम महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा करके गुजरात तो नहीं भागना चाहते. तो सर अगर ऐसा कुछ नहीं हो, वो इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देने के पहले तीन चीजें इंश्योर करेगा. पहला, आपने कंसेंट ले लिया है, ऑल्टरेशन हैज द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनका कंसेंट ले लिया है. सफिशिएंट प्रोविजन हैव बीन मेड बाय द कंपनी फॉर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ इट डेट्स एंड ऑब्लिगेशन, आपके पास पूरा पैसा है अच्छे से. एंड एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड, या आपने कंसेंट ले लिया है, आपके पास पैसे हैं और आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लिया. मतलब अगर आपका क्रेडिटर 1 करोड़ का है तो आपने उनके लिए 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी रख रखी है. तो सर आपकी ये तीनों चीजें नोटिस करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अप्रूवल दे देगा. ये हो गया स्टेट क्लॉज. नेम चेंज हो गया, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आरओसी को डेलीगेट कर दिया है. उसके बाद स्टेट चेंज हो गया, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा. क्या चेक करेगा, अब सर अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में 2 पॉइंट है. एक तो इन जनरल आपको मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट चेंज करना है. दूसरा, अगर आपने आईपीओ लाया था, सर आईपीओ एफपीओ जो अपन अगले चैप्टर में रिवाइज करेंगे, अगर आपने आईपीओ या एफपीओ लाया था, पब्लिक से पैसा रेज किया था, वो पैसा मान लो 10 करोड़ रेज किया था, उसमें से 6 करोड़ खर्च हो गए, 4 करोड़ बचे. अब जब आपने पैसा रेज किया था ना, आपने बोला था हम इस पैसे से साड़ी बना के बेचेंगे, लेकिन जो बचे हुए 4 करोड़ अब हैं, अब आप बोल रहे हो साड़ी बना के बेचने में फायदा नहीं है, अपन ना मास्क बना के बेचना चाहते हैं. तो भैया भले तू सही बोल रहा है, लेकिन एक बार शेयर होल्डर से पूछ जरूर लेना जिससे तूने पैसे लिए, क्योंकि उसके पैसे और उसने तेरे को साड़ी के लिए पैसे दिए थे. तो अ कंपनी विच इज रेज्ड फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज एनी अमाउंट अनयूटिलाइज्ड फ्रॉम द मनी सो रेज्ड, इट विल नॉट चेंज इट ऑब्जेक्ट विच इज रेज्ड थ्रू प्रोस्पेक्टस अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द कंपनी. सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो और उसके बाद 2 चीजें करना. जो भी आप चेंजेस कर रहे हो ना, उसका डिटेल आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा. कौन से न्यूज़पेपर में दोस्त, एक तो इंग्लिश में, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में. वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब जहां पे आपका आरओ सिचुएटेड है वहां पे जो घूम रहा है. उसके अलावा सर आपको वेबसाइट में भी फर्निश करना पड़ेगा और आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैं क्यों करना चाहता हूं ये. और सर आपको डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर मना कर रहे हैं, मतलब सर मैंने तो साड़ी के लिए पैसे दिए थे, मेरे को मास्क बेचना ही नहीं है, बोले अरे फिर भी बेच लेते. पहले मोदी जी ने 1 मास्क बोला, फिर मोदी जी ने 2 मास्क बोला, अब मोदी जी अगले साल 3 मास्क का अनाउंस करने वाले हैं, तो बेचते हैं. मैंने बोला नहीं भाई, करने ही नहीं वाले हैं. तो मैं हो गया डिसेंटिंग शेयर होल्डर, मतलब मैं मना कर रहा हूं. मैं वो सर, वो जो शादी में फूफा आते हैं ना जो नहीं मानते, मैं वो होता हूं, वो होते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर. डिसेंटिंग शेयर होल्डर को हम मौका देंगे कि भैया तू निकल ले, तेरे तूने पैसे दिए थे ना, तू निकल ले. तो सर उसके पैसे कौन देगा, उसके पैसे या तो कंपनी का प्रमोटर देगा या मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो देगा, एज पर दी रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय दी सेबी. तो सर कुल मिला के अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम का नहीं, जिस पर्पस के लिए मैंने पैसे उठाए थे वो क्लॉज चेंज करना चाहता हूं, तो मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूंगा, न्यूज़पेपर में ऐड करूंगा, वेबसाइट में ऐड करूंगा, मतलब चिल्ला चिल्ला के जनता को स्कीम बताना पड़ेगा और डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. उसके बाद सर ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज. अरे मालिक अभी तो आपने ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज बताया. नहीं मेरे दोस्त, मैंने अभी आपको ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं बताया, मैंने आपको ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द मनी वाज रेज्ड फ्रॉम पब्लिक बताया. अब मैं आपको मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर ROC shall register on alteration with respect to object clause and certify registration within 30 days of the filing of special resolution. No alteration made in this subject section shall have the effect until it is registered. जब तक आपको COI नहीं मिल जाता रजिस्टर होके तब तक कोई इफेक्ट नहीं होगा. ऑल्ट्रेशन इन द MOA ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये छोड़ दो. अगर आपने कोई ऐसा वापस से ऐसा क्लॉज डाला जिसमें आप नॉन मेंबर्स को भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का शेयर दे रहे हो, वो प्रोविजन वॉइड है. सर नीचे टेबल है, ये टेबल इंस्टीट्यूट ने माहौल बना रखा है. इस टेबल में पूरा समरी है कि आपको क्या करना है. एक आध दो छोटे एरर्स थे वो मैंने ठीक कर दिए हैं, बाकी सब सेम है. सेक्शन 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल. अगर आप आर्टिकल का क्लॉज चेंज करना चाहते हो ना, अगर आर्टिकल्स में कुछ ऑल्ट्रेशन करना चाह रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. और ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA इंक्लूड्स द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी टू अ प्राइवेट कंपनी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ दी. अगर आप ऑल्ट्रेशन
ऑल्टरेशन ऑफ एओ में आप कन्वर्ट कर रहे हो पब्लिक टू प्राइवेट या पब्लिक प्राइवेट टू पब्लिक, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त अगर पब्लिक से प्राइवेट हो रहे हो ना, मतलब आप पहले मार्केट में सबके साथ डील कर रहे थे, अब आप बोल रहे हो नहीं मैं ज्यादा लोग के साथ डील नहीं करूंगा, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त प्राइवेट से पब्लिक जा रहे हो मतलब तुम अपना स्कोप बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर तुम अपना स्कोप कम कर रहे हो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए पहले पब्लिक के पैसे जो तूने लिए उसका क्या किया। Provided that where a private company alters its article such that it does not include restriction or limited which is a private company is required to include in the AOA, then such private company will cease to be a private company from the date of alteration. सर अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट कंपनी का आपको याद है 3 क्लॉज होता है कि भैया एक तो आप तुम्हारे शेयर्स 200 लोग होल्ड करते हैं, शेयर्स आपके ट्रांसफरेबल नहीं होने चाहिए इतनी आसानी से, ये 3 क्लॉज होते हैं। अगर आपने अपने आर्टिकल में कोई ऐसा क्लॉज अमेंड इंक्लूड किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आपको हम प्राइवेट कंपनी मानेंगे भी नहीं, तुम उस दिन से प्राइवेट कंपनी बंद हो जाओगे। अगर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर हटा दिया एओए से तो फिर प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगा। ये क्या है सर, प्रोवाइजो। कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं सर, कन्वर्जन ऑफ आर्टिकल हमने पढ़ा। आर्टिकल की कन्वर्जन, आर्टिकल के अमेंडमेंट के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अगर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगेगा। हर ऑल्टरेशन ऑफ एओए जो है और जो अप्रूवल लिया आपने उसको आपको ऑल्टर्ड एओए के साथ फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास 15 दिन के अंदर अंदर फॉर रजिस्ट्रेशन। और सर जो रजिस्टर हो गया वो वैलिड होगा एज इफ इट वर ओरिजिनली इन द आर्टिकल्स, मतलब ऐसा मानेंगे आर्टिकल्स में शुरू से यही प्रोविजंस थे, अगर आपने ऑल्टर कर लिया तो। उसके बाद सर एक केस लॉ था एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर कंपनी, द पावर टू ऑल्टर आर्टिकल्स वेस्ट विद द कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन नॉट डाइवर्स इटसेल्फ फ्रॉम द पावर। कंपनी ये नहीं बोल सकती अरे मेरे पास आर्टिकल ऑल्टर करने का पावर ही नहीं बचेगा, नहीं सर, आर्टिकल ऑल्टर करने का पावर कंपनी को कौन दे रहा है, कंपनीज एक्ट, तो वो पावर आपको रखना ही पड़ेगा। एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर कंपनी, एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर कंपनी, ये क्या हो गया दोस्त, सेक्शन 14 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। सेक्शन 15 क्या है सर, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। मतलब सर ऐसा नहीं कि मेरे पास एमओए 200 कॉपी प्रिंट था, एओए 200 कॉपी प्रिंट था, मैंने ऑल्टर कर दिया, तो ऐसा नहीं पुराना कॉपी अभी बेच रहा हूँ, नहीं। अगर तुमने ऑल्टर कर दिया तो जितने भी आपके पास कॉपी है ना वो सारे में वो फ्रेश अमेंडमेंट आ जाना चाहिए, नहीं आया तो उसको हटाओ नया कॉपी लाओ। पर ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार आपने ऑल्टरेशन कर दिया उसके बाद आप पुरानी कॉपी किसी को भेज रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो आप पे लाइबिलिटी लगेगी 1,000 रुपए फॉर एवरी कॉपी विच यू हैव इशूड विदाउट दैट ऑल्टरेशन। कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल टू बी गिवन टू द मेंबर, सर मेंबर जब भी चाहे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स देख सकता है। अगर उसको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर उसको वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। मेमोरेंडम की हो गई, आर्टिकल की हो गई, हर एवरी अग्रीमेंट और एवरी रेजोल्यूशन विच इज आस्किंग फॉर, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा दोस्त, पैसे देने पड़ेंगे ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, रिक्वेस्टेड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, फ्री में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया 7 दिन के अंदर, अगर आपने नहीं दिया ना तो आपको 1,000 रुपीज पर डे और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर लगेगा, कंपनी को भी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी। मतलब सर कंपनी अलग हो गया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन हो गया, डायरेक्टर, ये लोग को भी पैसा लगेगा 1,000 रुपीज पर डे और 1 लाख रुपीज विच एवर इज अर्लियर लेटर, विच एवर इज लोअर, क्या अर्लियर लेटर। सेक्शन 12 दोस्त, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, मैंने बोला था हर कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए होता है जहां पे सारे करस्पॉन्डेंट्स आते हैं। तो आप जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाते हो ना उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइनल करना पड़ता है कि भैया मैं कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा बनाऊंगा। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई भी करवाना पड़ता है, फर्निश आरओसी वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब सर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो आप बना रहे हो ना, ऐसा नहीं कि कोई तबेला होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिसर क्या बोल रहे हैं, एक ऑफिसर आके वेरीफाई करके जाएगा, वो वेरिफिकेशन आपको आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा। अब सर हर कंपनी को इन्होंने बोला है कि भैया तुम्हारा जो नेम और एड्रेस है, नेम जो तुम्हारी कंपनी का है, जो एड्रेस तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस का है, वो तुमको पेंट और अफिक्स करना पड़ेगा आउटसाइड एवरी ऑफिस और इन द प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ कॉन्स्पिशियस पोजीशन। कॉन्स्पिशियस मतलब ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा बोर्ड है उसके पीछे नाम चिपका दिया और बोर्ड सामने से चिपका दिया, अरे ये क्या बात हुई। कॉन्स्पिशियस पोजीशन इन लेजिबल लेटर्स, सर हमने ना मिरर इमेज डाला, उल्टा बोले पढ़ के दिखाओ, नहीं लेजिबल लेटर होना चाहिए और लैंग्वेज विच इज इन जनरल यूज इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी। उसके अलावा सर ये तो हो गया ऑफिस में आपको लिस्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके सारे आपका जो सील है उसमें इनग्रेव्ड होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी आपके बिजनेस लेटर, बिल हेड्स, लेटर पेपर्स और हर नोटिस है वहां पे आपको होना चाहिए। एंड सर इट शुड बी प्रिंटेड ऑन हंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी सर आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हर जगह वो प्रिंट होना चाहिए आपकी कंपनी का नाम। लेकिन सर प्रॉमिसरी नोट्स में एड्रेस डाल के क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ नाम है, एड्रेस नहीं है। सील में भी सर एड्रेस डाल के क्या करोगे, सिर्फ नाम है। तो दो जगह नाम है, सील और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, बाकी दोनों जगह क्या है, नेम और एड्रेस दोनों। और सर अगर आपने कहीं पिछले 2 साल में अपना नाम चेंज किया ना, तो जो पिछला वाला नाम था, अगर आपने नाम चेंज किया इन द लास्ट 2 प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल वाला, पिछले जो पहला वाला नाम था वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब कभी भी नाम चेंज करते हो तो पुराना और नया नाम दोनों 2 साल तक कंटिन्यू होगा, उसके बाद सिर्फ नया नाम कंटिन्यू होगा। 1 पर्सन कंपनी के केस में आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1 पर्सन कंपनी। सर एमसीक्यू आता है,
एमसीक्यू आता है, पूछ लेते हैं, 1% कंपनी, द फॉलोइंग कंपनी शैल मेंशन द नेचर ऑफ द कंपनी इन द ब्रैकेट, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, नन ऑफ दीज, 1% कंपनी। कितना स्कोरिंग होता है सर, कितना स्कोरिंग होता है? Change in registered office, notice of the change in situation of registered office verified in the manner prescribed, send the notice within 30 days of the change in registered office, notice of change in situation of registered office verified in the manner prescribed। सर आपको नोटिस, जैसे ही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा, एक्सेप्ट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, आरओ शेल नॉट बी चेंज्ड। आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। और अगर इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द विलेज और टाउन जाना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर एक अदर कंपनी है, अगर आप आउटसाइड लिमिट्स जाना चाहते हो जहां पे आप फर्स्ट सिचुएटेड थे, तो आपको वापस से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब सर बेसिकली स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। लेकिन सर अगर आप आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज कर रहे हो ना, एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में जा रहे हो लेकिन फिर भी सेम स्टेट में हो, मतलब सर मुंबई में आप अगर अगर आप महाराष्ट्र में मुंबई से थाने जा रहे हो, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, मेमोरेंडम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा है, तो आपको रीजनल डायरेक्टर से भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। रीजनल डायरेक्टर कौन होता है सर? मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे रीजनल डायरेक्टर्स हैं। रीजनल डायरेक्टर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भैया हम एक आरओसी से दूसरे आरओसी में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब सर देखो, मुंबई में अगर दादर से अंधेरी शिफ्ट हो रहे हो, मतलब मुंबई के अंदर अंदर ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर आप आरओसी चेंज कर रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी लेना पड़ेगा और आपको रीजनल डायरेक्टर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। और सर अगर आप स्टेट शिफ्ट कर रहे हो तो आपको तो मैंने बताया कि दोनों आरओसी के पास आपको भेजना पड़ेगा इंटीमेशन और वो सारी चीजें। अब सर ऑन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5, जब रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दोगे, रीजनल डायरेक्टर 30 डेज के अंदर अंदर आपको कंफर्म करेगा, भैया जब हमने एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मांगा तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन दिया था, तुम तो एक रीजनल डायरेक्टर हो, फिर भी तुम तो 30 दिन के अंदर रिप्लाई करो। ऑन सच कंफर्मेशन कंपनी टू फाइल द सेम विद आरओसी विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ कंफर्मेशन, आरओसी टू रजिस्टर द सेम विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच विद इन 30 डेज। मतलब सर पहले रीजनल डायरेक्टर को 30 दिन का टाइम दो, वो रिप्लाई करेगा, तुम्हारे पास टाइम है 60 दिन के अंदर अंदर, तुम उसको कंफर्मेशन के 60 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास जाओ, आरओसी उसको रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा विद इन 30 डेज। सर जो सर्टिफिकेट रहेगा ना आरओसी का, वो कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा कि जितने भी रिक्वायरमेंट थे रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड वो आपने कंप्लाई कर लिया है। मतलब जब तक आप सारे प्रोविजन कंप्लाई नहीं करोगे, रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट सबको पेनल्टी लगेगी 1000 रुपीज पर डे बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। सर ये बहुत कॉमन डिफॉल्ट है, 1000 रुपीज पर डे नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। अगर सर कंपनी के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि आपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस ले रखा है ना, वहां पे आप अपना बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कैरी ऑन कर रहे हो, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा सर। और वहां पे डिफॉल्ट अगर मिला ना, तो वो आपका इनिशिएट करेगा आपके अगेंस्ट एक्शन और आपका नाम रिमूव कर देगा। मतलब क्या सर, अगर कंपनी को शक हुआ कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो वो जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पे पता चला तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो सही में, तो वो आपका नाम निकाल देगा सर रजिस्टर ऑफ मेंबर से, मतलब आपकी कंपनी का बंद खत्म करना शुरू कर देगा। कैन आरओ बी डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस? यस सर, आरओ कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस। ऐसा हो सकता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात में है लेकिन आपका हेड ऑफिस मुंबई में है, बिल्कुल हो सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस वो होता है सर जहां पे आपका सारा करस्पॉन्डेंस आने वाला है, जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है। हेड ऑफिस वहाँ है जहां आपके सारे एम्प्लॉइज है, मेजर बिजनेस जहां से आपका होता है। जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस भी वही रखो तो अच्छा है, लेकिन अलग अलग भी रखते हैं। सर ये मैंने आपको चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस का एक समरी दिया है जो बेसिकली इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, और बहुत सॉलिड समरी उन्होंने बनाया है सर। अगर एक सिटी के अंदर आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके हो जाएगा, आपको आरओसी का आपको नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को। अगर एक ही स्टेट के अंदर एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाएगा, किसी और को आप अप्रूवल नहीं लेना है। लेकिन आरओसी भी चेंज हो रहा है ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा और रीजनल डायरेक्टर का भी अप्रूवल लगेगा। और जैसे ही रीजनल डायरेक्टर की बात आती है 30-60-30 आ जाता है, मतलब 30 डेज में रीजनल डायरेक्टर अप्रूव करेगा, 60 डेज के अंदर तुम आरओसी के पास जाओ, 30 डेज के अंदर आरओसी अप्रूव करेगा और वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो ना, तो अपन ने पढ़ा स्पेशल रेजोल्यूशन तो लगेगा ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करोगे, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। सर ये तीनों केसेस में फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेमोरेंडम में, वैसे मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है? सिर्फ स्टेट लिखा होता है, स्टेट चेंज हो रहा है तो बात करो, वरना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या करोगे नया वाला? सेक्शन 10 कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। सर आपको लॉ ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये बाद में इन्होंने ऐड किया था, शुरू में जब कंपनीज एक्ट बना था तब इन्होंने ये प्रोविजन नहीं रखा था। इन्होंने क्या प्रोविजन रखा है दोस्त? इन्होंने बोला कि भैया अगर तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जा रहा है ना, तो 180 दिन के अंदर अंदर अपना बिजनेस शुरू कर देना, और पैसे जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो उन्होंने बोला था ना, शेयर खरीदेंगे पैसे लेंगे, उनको बोल देना पैसे ले आए। अगर दोनों में से कुछ भी गड़बड़ होता है ना, तो हम क्या करेंगे देखो, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शेल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी पावर अनलेस अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड।
आपको बिजनेस शुरू करने के पहले दो चीजें करनी पड़ेगी। एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा डायरेक्टर को 180 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी दैट द रजिस्ट्रार दैट एवरी सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम हैज पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे हैव अंडरटेकन टू टेक एंड द कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स आरओ। मतलब दो चीजें आपने कर ली है सर। एक डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जितने भी सब्सक्राइबर्स ने प्रॉमिस किया था ना हम पैसे देंगे, उतने पैसे उन्होंने दे दिए हैं। और दूसरा, कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स आरओ। जो सर रजिस्ट्रार का आरओ का वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है ना 30 दिन के अंदर अंदर, वो उन्होंने वेरीफाई करवा के फाइल कर दिया है। ऐसा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपने डिफॉल्ट किया ना तो कंपनी 50,000, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1,000 रुपए पर डे अप टू 1 लाख रुपीज का पेनल्टी लगेगा। अगर आपने 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन नहीं दिया, किस चीज का, सब्सक्राइबर ने पैसे ला दिए हैं और आपका रजिस्ट्रार का वेरिफिकेशन हो गया है आरओसी रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो आरओसी के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हो, तो आपका नाम हटा सकता है। मतलब सर आपने 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन भी नहीं दिया और आपने बिजनेस भी नहीं शुरू किया, तो सर आपका रिमूवल होने की पूरी संभावना है। जब आप ऊपर डिक्लेरेशन दे रहे हो ना, तो डिक्लेरेशन आपके देने से हम नहीं मानेंगे सर। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कौन, जब मान लो रिलायंस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो धीरू भाई अंबानी उसमें सब्सक्राइबर है। अब धीरू भाई अंबानी के अगेंस्ट डायरेक्टर रिपोर्ट करेंगे क्या, तो डायरेक्टर तो बोलेगा हाँ भाई हाँ पैसे आ गए। ऐसा नहीं चलेगा। डिक्लेरेशन के साथ साथ ना तुमको वेरीफाई करवाना पड़ेगा सीएस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से कि भैया हाँ हमने बुक्स चेक कर लिया, बैंक अकाउंट चेक कर लिया, पैसे आ गए हैं। और अगर एक कंपनी है जिसका सेक्टोरियल रेगुलेटर के अंडर भी गवर्न है ना, इंश्योरेंस या सेबी एक्ट के अंडर, तो वो उसका भी रेगुलेटर का भी अप्रूवल ऑब्टेन करेगा कि भैया हाँ हमने चेक कर लिया, ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक है। सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी मतलब क्या है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नेम का एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया, आपको नाम दे दिया कि भैया चलो ये नाम से तू काम कर ले, लेकिन बाद में किसी ने कंप्लेन रेज किया, अरे इस पे तो मेरा ट्रेडमार्क है, ये तो मेरा काम है। जैसे कि सर मैंने अगर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया मंकी, और सर एक और कंपनी थी जिसका नाम था मंकी, स्पेलिंग अलग था सर, तो उसका कंपनी तो पहले से था लेकिन हम लोग खोज नहीं पाए, तो सर वो कंपनी जो दूसरी वाली मंकी है ना, वो हम पे कंप्लेन करेगी कि भैया तुम हमारा नाम कैसे यूज कर सकते हो, हमारे पास ट्रेडमार्क है, तुमको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा नाम चेंज कर ले, और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा ना नाम चेंज करने का, मेरे को 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सर ये जो ट्रेडमार्क वाला क्लेम है ना, अगर मैंने अपना कंपनी मंकी नाम से शुरू किया और अगर कोई और मंकी है जो मेरे पे ब्लेम करना चाहता है, तो उसको 3 साल के अंदर अंदर ब्लेम करना पड़ेगा। आपको बताता हूँ, बीरा करके एक बियर आती है, नाम तो सुना ही होगा ना, ललायको। सर बीरा करके जो बियर आती है, वो बीरा पे पहले एलिगेशंस लगे थे कि भैया तुम्हारे ना कंपनी ने नाम चुराया है हमारा, लेकिन बाद वो जो बीरा पे एलिगेशंस लगे थे ना, वो 8 साल बाद लगे थे। अगर 8 साल बाद एलिगेशन लगे तो उतने में तो बीरा अपने आप में एक ब्रांड बन गया। उन्होंने बोला कोई है ही नहीं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पुरानी वाली बीरा थी ना वो बंद हो गई, नई वाली बीरा चली। तो सर पॉइंट ये है, 3 साल के अंदर अंदर आप पे अगर नाम का एलिगेशन कोई आना होता है तो आ जाता है, वरना नहीं लोगे एलिगेशन। इफ थ्रू इन एडवर्टेंस मतलब भूल, सर कोई गलती नहीं थी, भूल से और अदरवाइज लिख दिया इन्होंने, तो फिर सर गलती भी आ गई इसमें। अ कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू नेम, मतलब पहले नाम कुछ और था, बाद में बीरा नाम रखा, और सर वो नाम ऐसा हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में इट इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स टू एनी नेम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा कि भैया अपना नाम चेंज कर लो, और कंपनी को 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज करना पड़ेगा। या फिर सर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ओपिनियन नहीं है। सेकंड केस क्या है, किसी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क ने एप्लीकेशन दिया है कि भैया नाम जो है वो टू आइडेंटिकल या रिजेंबल करता है, विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। 3 साल के अंदर अंदर दे दिया दोस्त, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा भैया नाम चेंज कर ले, और आपको 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज करना पड़ेगा। Where a company changes its names or obtain new name under section, it shall within 15 days from the date of such name give a change of notice, give notice of the change to the registrar, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाएगा और आपके मेमोरेंडम पे चेंजेस रजिस्टर करेगा। सर यहाँ पे ना आपका जो अभी वाला नवंबर अटेम्प्ट वाला नोट्स है ना, उसमें आपका पेनल्टी अलग है, आप प्लीज वो मटेरियल से पेनल्टी पढ़ लो। यहाँ पे जो पेनल्टी मैंने ग्रीन में लिखा है, ये May 22 वालों से एप्लीकेबल है। यहाँ पे इन्होंने पेनल्टी नहीं लिखा है, बोले भैया हम किसी को नाम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो नाम पहले लॉ में क्या लिखा था कि नाम चेंज करने बोले, तुम नहीं करोगे तो तुम पे पेनल्टी लगा देंगे। अरे पेनल्टी का क्या करना है, हमको तो नाम चेंज करने से मतलब है ना। तो लॉ ने अब पेनल्टी हटा दी और अब बोला कि अगर तुमको नाम चेंज करने हमने बोला और तुमने नहीं किया, तो हम तुम्हारा नाम जबरदस्ती चेंज कर देंगे। इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट ऑफ कंप्लाइंग, द कंपनी शैल अलॉट ए न्यू नेम एंड द रजिस्टर शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी प्लेस इन द प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। हम ही नामकरण कर देंगे तुम्हारा, एंड इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वापस से बोल रहा हूँ, नवंबर दिसंबर वाले अभी जो 2021 में जिनका एग्जाम है दोस्तों, तुम लोग प्लीज उसको पेनल्टी को अपने मटेरियल से पढ़ लो, वहां पे जो पेनल्टी है और यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको स्किप कर दो। सेक्शन 18 कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सर सेक्शन कहां तक पढ़ना है अपने को, 22, तो बस खत्म होने आ गया सर।
सेक्शन 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर सर एक कंपनी है जो ऑलरेडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका हम कन्वर्जन करना चाहते हैं। कन्वर्जन मतलब क्या सर, सुनो, एनी क्लास ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, बाय ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। Where the conversion is required to be done under this section, registrar shall on an application made by the company। सोचो, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो वीडियो खत्म हो गया 1.5 घंटे का, उसके बाद पता चला ऑडियो म्यूट पे था, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा नहीं। सुनो, एक सेकंड रुक जाओ, पानी पी लेने दो, फिर पढ़ते हैं। हाँ दोस्त, चलो सुनो ना, सुनो। सर कंपनी एक क्लास ऑफ कंपनी से दूसरे क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक। जैसे ही आप कन्वर्ट हो गए आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, और उसको जैसे ही आप एप्लीकेशन दोगे ना, वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने सारे प्रोविजन का कंप्लाई कर लिया है, क्लोज द फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड आफ्टर रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज इफ इट वर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी शेल नॉट इफेक्ट एनी डेट लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन। सर नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जब आप कन्वर्ट करते हो, अगर आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला तो उससे आपकी पुरानी कंपनी के कोई डेट वेट पे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कोई पैसा देने का है तो वो लाइबिलिटी कंटिन्यू करेगी। सेक्शन 19 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन सर। सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स ऑफ एनी होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी का शेयर्स होल्ड नहीं करेगी। अरे होल्डिंग कंपनी क्या होते हैं, पापा। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, बेटा। बेटा तू बेटा ही रहना, बेटा तू बाप बनने की कोशिश मत करना, इज व्हाट द लॉ इज सेइंग। सब्सिडरी कंपनी, तुम होल्डिंग कंपनी के शेयर्स मत खरीदना, डायरेक्टली भी नहीं खरीदना, इनडायरेक्टली भी नहीं खरीदना। नो कंपनी शेयर ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स नॉमिनी होल्ड एनी शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी, और एंड नो होल्डिंग कंपनी शेल अलॉट एनी ऑफ इट्स शेयर्स टू द सब्सिडरी कंपनी एंड एनी सच अलॉटमेंट शेल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। अगर आपने गलती से भी अपने शेयर, मतलब सर अभी रिलायंस के शेयर्स रिलायंस जियो खरीदेगा क्या? रिलायंस बोलेगा जियो मैंने तेरे को बनाया है, तू मेरे शेयर्स खरीदेगा? नहीं सर, रिलायंस जियो रिलायंस के शेयर्स नहीं खरीद सकता। लेकिन 3 एक्सेप्शन है दोस्त, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, लॉ थोड़ी पढ़ रहे हैं। क्या एक्सेप्शन है सर? 3 एक्सेप्शन क्या है? अगर आप किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर शेयर्स ऑफ अ डिजीज्ड मेंबर अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो, या फिर यू आर होल्डिंग शेयर्स एज अ ट्रस्टी, और वेयर द सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मतलब सर आज आज अगर मेरी एक कंपनी मान लो द रैंकर्स वे, और द रैंकर्स वे रिलायंस के शेयर्स होल्ड करती है, कल को रिलायंस आके अगर द रैंकर्स वे को अक्वायर कर लेता है, तो मैं तो शेयर होल्डिंग पहले से थी ना मेरी, तो लॉ कहते हैं पहले से थी तो चलने दो, लेकिन बाद में मत एक्वायर करना। तो सर 3 एक्सेप्शन क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर हो, ट्रस्टी हो, या फिर शेयर होल्डर इवन बिफोर यू बिकेम अ सब्सिडरी। बट सर अगर आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ के कहीं पे भी आपके पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी को छोड़ के आपके पास राइट टू वोट नहीं होगा, मतलब सर द रैंकर्स वे वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर द रैंकर्स वे को, द रैंकर्स वे जो नाम आपको यहाँ नीचे दिख रहा है देखो, द रैंकर्स वे को अगर रिलायंस का मैं शेयर्स होल्ड करता था द रैंकर्स वे, और बाद में रिलायंस द रैंकर्स वे को टेक ओवर कर लेती है, तो भले मैं शेयर होल्ड कर सकता हूँ बट मेरे पास राइट टू वोट नहीं रहेगा, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में या फिर ट्रस्टी के फॉर्म में राइट टू वोट रहेगा मेरे पास। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या सर? अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल हायर रहता है, या फिर जो भी बेटा रहता है, या जो उसका गार्डियन रहता है, वो लोग सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ट्रस्टी मतलब क्या सर? भरोसे के बेसिस पे अगर तुम शेयर तुमसे कोई और होल्ड करवा रहा है। ट्रस्टी बहुत सारे रिलेशन होते हैं सर, डिबेंचर ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी, ये सब अपन पढ़ेंगे। Provided further that subsidiary company referred to in the preceding section shall have a right to vote at the meeting of the holding company with respect to shares. Now राइट टू वोट का अपन ने पढ़ लिया। द रेफरेंस इन द सिचुएशन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बस सर बहुत बेसिक प्रोविजन था, लेकिन एक बार इन्होंने इस पे भी सवाल पूछ लिया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार कंपनी को देना चाहता है या कंपनी रजिस्ट्रार को देना चाहता है तो कैसे लेना देना करोगे। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन द कंपनी बाय दी और बाय सेंडिंग इट टू द कंपनी और द ऑफिसर एट द रजिस्टर्ड ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अगर मैं रिलायंस को कोई नोटिस देना चाहता हूँ तो या तो मैं रिलायंस को दे दूंगा या रिलायंस के किसी डायरेक्टर को दे दूंगा। कैसे भेजूंगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, या फिर लीविंग एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक और मोड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन सर अगर डिपॉजिटरी अगर बीच में आ जाता है तो रिकॉर्ड्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर में सर्व्ड एज अ However, where securities are held by the depository, the records of the beneficial owner may be served by such depository on the company by means of electronic mode। मतलब सर जैसे डिपॉजिटरी कंपनी को कभी कभी रिकॉर्ड्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर भेजता है, कौन कौन बेनिफिशियल ओनर है वो रिकॉर्ड सर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे देगा तो चलेगा।
सिमिलरली सर, अगर डॉक्यूमेंट में भी सर्व्ड ऑन रजिस्ट्रार और एनी अदर मेंबर, अगर कंपनी किसी रजिस्ट्रार को या कंपनी किसी मेंबर को भेजना चाहती है तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विस से भेज सकती है, डिलीवरिंग एट हिज ऑफिस और एड्रेस। ऊपर लिखा था सर रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पे लिखा है ऑफिस और एड्रेस एंड सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। सर यहाँ पे एक निधि कंपनी को एक्सेप्शन है, निधि कंपनी को कहते हैं अगर निधि कंपनी डॉक्यूमेंट्स में भी सर्व्ड ओनली ऑन मेंबर्स हु होल्ड शेयर्स मोर देन 1000 और इन फेस वैल्यू और 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल व्हिचएवर इज लेस। निधि कंपनी को बोल रहे तुमको हर मेंबर्स को भेजने की जरूरत नहीं है, तुमको सर्व करना पड़ेगा सिर्फ उन मेंबर्स को जिनका शेयर्स जो है वो 1000 रुपीज से ज्यादा है फेस वैल्यू और 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा है। फॉर अदर शेयर होल्डर आप उसको बस न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो और अपने नोटिस बोर्ड में लगा दो, काफी है। निधि कंपनी क्या होता है सर, वो अपन फाइनल में पढ़ेंगे। रूल 35 है सर, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आईसीआई मॉड्यूल से नहीं भी पढ़ोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, मेरे को दिख रहा है खत्म होता हुआ सेक्शन सर। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट सेव एज अदरवाइज। दोस्त इतना बता दूं, मैंने कितने सारे टीचर्स के रिवीजन देखे थे, एक भी टीचर का इतना डिटेल रिवीजन नहीं होता है, क्लास का रिप्लेसमेंट है ये, मैं आपको बता देता हूं, सुनो। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय अ कंपनी और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मे बी साइंड अप बाय अ की मैनेजरल पर्सन और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन बिहाफ। क्या लिखा है सर, ऑथेंटिकेशन मतलब सर अगर एक कंपनी एक डॉक्यूमेंट फाइल कर रही है आरओसी को, तो कैसे पता चलेगा कंपनी ने ही फाइल किया और कंपनी के किसी एरे गेरे एम्प्लॉय ने नहीं फाइल कर दिया, तो वो सर कैसे ऑथेंटिकेट कैसे होगा? ऑथेंटिकेट कौन करेगा सर, या तो कंपनी का केएमपी की मैनेजरल पर्सन, सीईओ सीएफओ ये लोग, या फिर कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है। तो सर जब भी एक फाइलिंग जाएगी, अगर कोई साइन कर रहे हैं ना, उसके पीछे उसको एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा जिसमें बोर्ड ये बोल रहा है हाँ हम मिस्टर सुरेश को हमारे तरफ से अथॉरिटी दे रहे हैं साइन करने के लिए, और वो फिर सुरेश साइन करके भेजेगा, तब जाके वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट माना जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा सर कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसमें सर या तो आप कॉमन सील लगा सकते हो, लेकिन अगर कॉमन सील नहीं है तो आजकल प्रोविजन आ गया है कि कॉमन सील जरूरी नहीं है, तो या तो दो डायरेक्टर साइन कर लेंगे या फिर एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी है, अ डीड साइंड बाय सच अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड अंडर द सील शैल बाइंड द कंपनी। अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दोस्तों, मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। आज क्या तारीख है, आज है 27 28, जब भी आप देख रहे हो। हम नेक्स्ट रिवीजन करेंगे 1 नवंबर को, और उसके बाद मैं 1 2 3 नवंबर को शायद लाइन से ये वीडियोस डालता जाऊंगा। अगला रिवीजन होगा हमारा 3rd चैप्टर का, जिसके बाद वाला चैप्टर है। ये नोट्स आपको जैसा कि मैंने कहा आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नया नया चैनल बनाया है सर, ताज़ा ताज़ा, कम लोग मिलेंगे, कोई बात नहीं। चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट गाइस। अगर यहाँ तक बैठे हो तो सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाऊं, क्योंकि आपने पूरी लेक्चर देखी है, और उसके बाद इसको अपने दोस्तों को और सारे ग्रुप में फैला देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।